ओके ओके, तो हम थे इस क्वेश्चन पर। हाँ, अकाउंट अमाउंट रिसीवेबल ना, ये वाला क्वेश्चन था। हाउ कैन अ सेल्स पर्सन मैनेज अकाउंट रिसीवेबल्स? सेल्स पर्सन कैसे मैनेज करेगा, है ना? तो ये जो है क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। और जो नीचे वाला है वो उसमें से अपने को आंसर देना है, ठीक है। ये मैं पहले भी आपको क्लियर कर रहा था, जिसमें बंद हो गया मीटिंग। तो ये क्या है, ट्रैक पेमेंट्स केयरफुली, ठीक है। ये तो पेमेंट्स को ध्यान से करना है, बिल्कुल ठीक है। सेंडिंग करेक्ट एंड टाइमली इनवॉइस, बिल्कुल सही और टाइम से अपना बिल जो है वो सामने वाले को पहुंचा दीजिए। मेंटेन गुड रिलेशन विद क्लाइंट्स, ठीक है, बिल्कुल सही है। गिव लिवरेज इन क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी में थोड़ी ढील दे दो, वो दी तो पैसा मर गया, ठीक है, वो आप कभी भी नहीं दोगे। अगर आपने ढील दे दी क्रेडिट पॉलिसी में तो आपका पैसा समझ लो मर गया। तो ए बी एंड सी जो है अप्रोप्रिएट आंसर है इसमें। इस तरह से आपने क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़कर सॉल्व करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 2.5 मिनट मिलने हैं, आराम से पढ़ के कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान रहेंगे, कुछ थोड़े टेढ़े रहेंगे, तो आपको उस हिसाब से टाइम जल्दी जल्दी देखकर आपने करना है, ठीक है। उसके आगे आ जाइए अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ फ्रीक्वेंटली शुड द सेल्स पर्सन रिव्यू अकाउंट रिसीवेबल्स? कितनी देर के बाद जो सेल्स पर्सन है उसको देखना चाहिए कि मेरा कितना पैसा लेने वाला है मार्केट से, कितना नहीं। डेली, वीकली, फोर्टनाइट या मंथली? इसको डेली बेसिस पे देखना चाहिए, ठीक है। डेली बेसिस आपको देखना चाहिए कि अपना क्या क्या हिसाब किताब रहता है, कब किससे लेना है, अकाउंट रिसीवेबल क्या है, तो उस हिसाब से आप उसको डेली बेसिस पे देखिए और डेली बेसिस पे उसको क्लियर करिए, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रीजन फॉर कस्टमर्स टू डिले पेमेंट? इनमें से क्या क्या रीजन हो सकते हैं कस्टमर जो पेमेंट डिले कर दे, है ना? तो पेमेंट डिले क्यों कर सकता है कस्टमर, देखते हैं। एक तो है कस्टमर हु आर स्टक विद द अदर क्रिटिकल सप्लायर्स। एक कस्टमर जो आपसे सामान भी ले रहा है और भी उसके पास क्रिटिकल ऐसे सप्लायर्स हैं जिनसे वो सामान ले रहा है, ठीक है। तो वो अगर उनकी पेमेंट पहले कर देगा तो आपका पेमेंट रुक जाएगा। कस्टमर हु आर फेसिंग फाइनेंशियल इश्यूज, कोई कस्टमर जो फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रहा है। कस्टमर हु कांट ट्रैक देयर पेबल्स, कुछ कस्टमर है जो अपने पेबल्स को प्रॉपर्ली ट्रैक नहीं करते कि हाँ भाई मेरा ये बिल देने वाला है, मैंने दिया नहीं है, देखते नहीं वो कि हाँ मेरे को इतनी देर बाद पेमेंट देनी है, तो वो भी अपना पेमेंट जो है डिले कर सकते हैं। कस्टमर्स हु आर हैविंग गुड रैपोर्ट इन मार्केट, जो कस्टमर की जिनकी रिपोर्ट जो है अच्छी है मार्केट में, तो जो अच्छी रिपोर्ट वाला बंदा तो पेमेंट तो आपकी डिले करेगा नहीं, ठीक है। उसकी रिपोर्ट इसीलिए अच्छी है क्योंकि वो अपना पेमेंट बिल्कुल सही टाइम पे देता है। तो ये वाला जो है अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, ये वाला अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, ये वाला भी अप्रोप्रिएट है। तो ए बी एंड सी जो है करेक्ट आंसर आएगा इसमें, ठीक है जी। अगला क्या है, why an open line of communication is essential for account receivable management? ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन मतलब एकदम ओपनली कम्युनिकेट करना क्यों जरूरी है अगर आपको अकाउंट रिसीवेबल मैनेज करने हैं तो? टू मेक इट क्लियर टू द क्लाइंट टू पे द ड्यूज, तो क्लाइंट को एकदम क्लियर कर बोल दो भैया पैसा देना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है, ठीक है। टू टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन एंड पेनल्टी टू द क्लाइंट, क्लाइंट के साथ स्ट्रिक्ट एक्शन और पेनल्टी डाल दो क्लाइंट को कि भैया तूने 1 महीने लेट किया, अब तेरे से मैं 3,000 और लूंगा, ठीक है। टू कीप अ प्लेजेंट चेक एंड फॉलो अप विद द क्लाइंट, एक आप प्रॉपर चेक रहे क्लाइंट के साथ कि हाँ भाई आपका ये है, क्या हाल चाल है, क्या नहीं, आपका पेमेंट मतलब कैसा चल रहा है, काम धंधा क्या नहीं, अगर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर आप कंटिन्यूअस चेक करते रहेंगे, फॉलोअप करेंगे क्लाइंट के साथ, तो आपको अकाउंट मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट आसान होगा। टू वार्म द क्लाइंट ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेस, या आपने क्लाइंट को पहले बता दो भाई अगर मेरा लेट हो गया फिर तू समझना अपना हिसाब लगा लेना, तो किसी को धमकाओगे नहीं आप, ठीक है। तो सबसे बेस्ट क्या है
कि आपको एक प्लेजेंट चेक रखना है, मतलब हालचाल पूछते रहना है उसका, आपने अपनी तरफ से चेक ही करना है कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। लेकिन आप एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि आपका पेमेंट जो है वो टाइम पे दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो आपने मतलब उससे नॉर्मली आपने उससे कंटिन्यूस हालचाल ही पूछा है, बिजनेस के बारे में पूछा, कैसा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। लेकिन एक्चुअल में क्या कर रहे हैं आप ये चेक कर रहे हैं कि ये एंड ऑफ द डे मेरा पेमेंट दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। ठीक है, ये सब सीख जाने से ना आपको और भी बड़े फायदे होने वाले हैं, आपको मालूम चल जाएगा कि लोगों से पैसे कैसे निकलवाने हैं, है ना। बढ़िया ट्रेनिंग है ये तो। ओके, हाउ लॉन्ग टर्म रिलेशन विद क्लाइंट कैन रिड्यूस कॉस्ट ऑन मार्केटिंग। अगर आपकी किसी क्लाइंट के साथ अच्छी लंबी रिलेशनशिप है तो उससे कम मार्केटिंग कॉस्ट कैसे कम हो जाएगा। पहला, क्लाइंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्रोशर्स एंड पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लाइंट बोलेगा नहीं जी आप मत बांटो, मैं खुद ही बांट दूंगा, दे दो। ऐसा क्लाइंट होता है क्या? नहीं, वो आपको ही बांटने पड़ेंगे। मार्केटिंग इज डन बाय क्लाइंट थ्रू वर्ड ऑफ माउथ एंड रेफरेंसेस। जो मार्केटिंग है वो क्लाइंट जो है वो खुद ही बोलेगा नहीं यार वो वाले बंदे बढ़िया है, वो अच्छी सप्लाई करते हैं, अच्छी चीजें देते हैं, तो आपका उसको फायदा मिलेगा, हाँ ये मिलेगा। क्लाइंट टेक्स केयर ऑफ डूइंग मार्केटिंग एंड डिस्प्ले ऑफ हिज आउटलेट। जो क्लाइंट है वो मार्केटिंग की जिम्मेदारी ले लेता है, ये आपकी मार्केटिंग सारी मैं करूंगा, ये तो नहीं हो सकता। क्लाइंट इन्वेस्ट इन मार्केटिंग एक्टिविटीज फॉर योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्लाइंट बोलेगा जी मैं पैसा लगाता हूँ आपका प्रोडक्ट सर्विसेज देने के लिए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो सबसे बेस्ट क्या है, मार्केटिंग डन बाय वर्ड ऑफ माउथ। ठीक है, जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है आपका, जिसको आपने अच्छा सामान और सर्विस दिया और बहुत लंबे रिलेशनशिप है उसके साथ, लॉन्ग टर्म रिलेशन है, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो वो लोगों को खुद ही रेफरेंस देके बोलेगा कि नहीं आप इनसे सामान लीजिए, इनका प्रोडक्ट जो है वो अच्छा होता है। ठीक है ना। हाउ कैन यू अंडरस्टैंड अ प्रोस्पेक्ट रियल कंसर्न्स। कि एक प्रोस्पेक्ट अंडरस्टैंड अ प्रोस्पेक्ट रियल कंसर्न, कि एक प्रोस्पेक्ट है आपका, मतलब एक क्लाइंट बनने वाला है कि हाँ ये शायद हमारा सामान खरीद ले। ठीक है, उसके असली कंसर्न्स क्या है, उसको असली समस्या क्या है, वो कैसे मालूम चलेगी आपको। लिसन टू द कंसर्न इफेक्टिवली एंड आस्क देम टू वेट फॉर सम टाइम। आप उनका सारी समस्या सुनिए, ठीक है, और उनको बोलिए ठीक है जी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे, आप इंतजार करो। ये तो गलत तरीका है। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड नोट डाउन द इशू विद यू फॉर रेफरेंस। आप उनका प्रॉब्लम सारा समझिए और उसको आप नोट डाउन करके आपके रेफरेंस में रख लीजिए। ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। लिसन टू द प्रोस्पेक्ट एंड मेक देम अंडरस्टैंड दैट इट वेरी कॉमन। कि आप उनको बताइए ठीक है तो ये आम बात है जी, आप जो बता रहे हो वो तो नहीं हो सकता, ये तो सही नहीं है। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड ट्राई टू गेट द इशू रिजॉल्व एज सुन एज पॉसिबल। आप समस्या को समझिए, ठीक है, और उसको जितनी जल्दी से जल्दी आप सोल्यूशन कर सकते हैं वो आप करिए, यही आपका अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है, ग्राहक खुश तो हम खुश। ठीक है ना। तो आपका जो क्लाइंट है, आपका कस्टमर है, उसको आपने समस्या को समझ के जल्दी से जल्दी आपने उसका समाधान करना है। ठीक है जी। ऑल प्रोस्पेक्ट्स हैव अ विजन ऑफ देयर आइडियल सॉल्यूशन एंड अ सेल्स पर्सन जॉब इज टू हेल्प देम डैश दैट विजन। ठीक है, आपका हर प्रोस्पेक्ट जो है उनका एक विजन रहता है, आइडियल सॉल्यूशन रहता है कि हाँ भाई ये हमारा ये विजन है और उसके लिए ये सॉल्यूशन है। ठीक है, और एक सेल्स पर्सन का जॉब है कि उनको उस सॉल्यूशन तक पहुंचाना। ठीक है, टू हेल्प देम डैश दैट विजन, रियलाइज डैश दैट विजन, है ना। मेन चीज क्या है कि क्लाइंट ने एक विजन लिया कि हाँ भाई मेरे को एक चीज बनानी है जो इस तरह से काम करनी चाहिए और उसका आइडियल सॉल्यूशन ये होना चाहिए। तो सेल्स पर्सन क्या करता है, उसका काम होता है कि वो उनको रियलाइज कराता है कि हमारा ये प्रोडक्ट जो है आपकी समस्या का समाधान है, रियलाइज। ठीक है, डिफाइन करना तो डेफिनेशन हो गया, डिस्कार्ड करना, रिजेक्ट करना, भूल जाओ जी मिल नहीं सकता, वो भी नहीं है। तो अपने को रियलाइज कराना है प्रोस्पेक्ट कस्टमर को कि आप ये चीज इस तरह से हो सकती है हमारे प्रोडक्ट के थ्रू। ठीक है, what should be done in case some mistake has happened from the sales person while dealing with retailer। अब जो सेल्स पर्सन है वो जो कस्टमर है, रिटेलर है, रिटेलर से कुछ डील कर रहा है तो उससे कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो वो उस केस में क्या करे, अपोलोजाइज टू रिटेलर एंड रिक्वेस्ट हिम टू एडजस्ट। वो से कहे जी आप सॉरी मेरे से गलती हुई एडजस्ट कर लो जी, नहीं, अब अपोलोजाइज तो करेगा लेकिन एडजस्ट करने के लिए नहीं कह सकता।
रिस्पॉन्ड इमीडिएटली विद एन अपॉलजी एंड अ सोल्यूशन। हाँ, ये कर सकता है कि आप अपॉलजी तो आप करोगे ही कि ठीक है मेरे से गलती हो गई थी, उसको आप इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कीजिए और उसका सोल्यूशन भी साथ में दीजिए उसको, ठीक है। लेट द रिटेलर मेक अ नॉइस एंड देन टेक एन एक्शन। रिटेलर को चलाने दो जी, देखेंगे बाद में, कोई टेंशन नहीं, गलत है। टेल द रिटेलर दैट यू नो हाउ टू फिक्स इट। उसको बता दो मेरे को पता है कैसे करने का, लेकिन आपने किया कुछ नहीं, वो भी गलत है। तो सबसे बेस्ट क्या है, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली विद एन अपॉलजी एंड अ सोल्यूशन। कि जब आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अपॉलजी भी साथ में दीजिए कि ठीक है जी ये मेरे से गलती हो गई, ये गलत चीज आ गई आपके पास, और उसका सोल्यूशन भी साथ के साथ कर दीजिए, ठीक है जी। ये क्लियर हो रहा है या ऊपर से जा रहा है? हाँ जी, क्लियर हो रहा है। अतुल जी, श्वेता, ओप्पो, नाम भी नहीं लिखा आपने। मैंने अभी ज्वाइन किया जस्ट। हाँ जी, जी सर, क्लियर हो रहा है। क्लियर हो रहा है ना? हो जाओगे हाँ ना जी, पास? हाँ जी सर। ठीक है, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव, मैं एक्चुअली साथ साथ में ये भी चेक कर लेता हूँ ना, सो तो नहीं किया मोबाइल पकड़ के, तो इसलिए मैं पूछ लेता हूँ बीच में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशंस विद रिटेलर। इनमें से क्या है जो आपका लॉन्ग टर्म रिटेलर के साथ बिजनेस बिल्डिंग, मतलब जो रिलेशन बिल्ड करने में हेल्प करेगा। एनकरेज ऑनेस्ट फीडबैक, जो भी आपका फीडबैक है वो ऑनेस्ट रहे, बिल्कुल सही है। मेक इट अ रूटीन टू कनेक्ट विद रिटेलर, आप रूटीन में उससे बात कीजिए, बिल्कुल सही है। एंश्योर टू मेक पेमेंट्स प्रॉम्प्टली, हाँ पेमेंट्स सही टाइम पे हो जाए वो भी ठीक है। बी फ्री टू मेक मिस्टेक्स, आप फ्री रहो, जितनी मर्जी गलतियां करो, ये गलत है, ठीक है। तो आपका ए बी एंड सी वाला आंसर आएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि आप ऑनेस्ट फीडबैक दोगे वो सही है, रूटीन में कस्टमर के साथ, रिटेलर के साथ आप बात कीजिए वो भी सही है, और एंश्योर टू मेक पेमेंट प्रॉम्प्टली, आप एंश्योर कीजिए कि उनकी पेमेंट जो है वो टाइमली होती रहे, तो आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना रहेगा बढ़िया तरीके से, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज प्राइमरी स्कीम्स मीन। जो प्राइमरी स्कीम है उसका मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिटेलर ऑफन ऑफर टू कस्टमर एंड डिडक्ट वाइल पेइंग टू डिस्ट्रीब्यूटर। कि एक प्राइमरी स्कीम होगी कि आप जो मतलब रिटेलर है जो कस्टमर अपने एंड कस्टमर को कोई चीज बेच रहा है उसको जो डिस्काउंट देता है बाद में डिस्ट्रीब्यूटर का काट लेता है। अच्छा, ऐसे नहीं होता यार, ऐसे द अमाउंट डिडक्टेड व्हाइल इनवॉइसिंग इज डन टू द डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम कंपनीज एंड। जो अमाउंट है वो डिडक्टेड व्हाइल इनवॉइसिंग इज डन टू द डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम द कंपनीज एंड। जो भी अमाउंट जो डिडक्ट किया है इनवॉइसिंग के टाइम पे, जो बिल बनाने के टाइम पे, वो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को दे देता है। नहीं, ऐसे द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफर टू रिटेलर एंड डिडक्ट फ्रॉम द इनवॉइस। जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को दिया, डिस्काउंट दिया और उसको इनवॉइस में से काट दिया, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर टू कंपनी व्हाइल मेकिंग पेमेंट अगेंस्ट इनवॉइस। कि जो अमाउंट कंपनी ने उसको डिडक्ट कर दिया व्हाइल मेकिंग पेमेंट, तो इसमें ये होगा द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफर टू रिटेलर एंड डिडक्ट फ्रॉम द इनवॉइस। जो डिस्काउंट है डिस्ट्रीब्यूटर देता है रिटेलर को और उसके इनवॉइस में से उसको माइनस कर देता है ताकि उसको इतने कम पैसे देने पड़े और वो उसको कस्टमर के सामने डिस्काउंट दे सके। ओके, सेल्स डन फ्रॉम द कंपनी टू द डिस्ट्रीब्यूटर आर कॉल्ड एज। जो कंपनी ने जो सेल्स जो की है डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है, उस सेल्स को क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइमरी सेल्स, क्योंकि सबसे पहले कंपनी से माल आता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, ठीक है। सबसे प्राइमरी सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, फिर वो फर्दर सेल करता है अपने रिटेलर्स को, ठीक है। व्हाट आर द ट्रेड स्कीम्स और प्रमोशंस।
ट्रेड स्कीम और प्रमोशन क्या होता है? डिस्काउंट्स ऑफर्ड टू डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर मेकिंग रिकॉर्ड टारगेट सेल्स टू रिटेलर। जो डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से एक टारगेट दे दिया जाता है, उसे उतना टारगेट अचीव करने को रिटेलर्स को डिस्काउंट प्रोवाइड करता है। स्कीम डिजाइन फॉर डायरेक्ट कंज्यूमर्स फॉर अट्रैक्टिंग देम फॉर परचेसिंग मोर। डायरेक्ट कंज्यूमर्स को आप दे दीजिए ऑप्शन कि वो ज्यादा सामान खरीदें। डिस्काउंट्स डिजाइन्ड फॉर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फॉर ब्रिंगिंग बल्क वॉल्यूम ऑफ परचेज ऑर्डर। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को दे देने का कि आप आगे जाके बड़े बड़े परचेज पीओज लेके आइए और आप ये सामान ज्यादा से ज्यादा बेचिए। स्कीम डिजाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूटर एंड डीलर फॉर बूस्टिंग सेल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें यही होता है कि आप जो स्कीम डिजाइन करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर एंड डीलर्स के लिए, ताकि उनका सेल जो है वो टाइम टू टाइम बूस्ट हो सके। ठीक है जी। व्हाट इज मेंट बाय क्रॉस मर्चेंडाइजिंग? क्रॉस मर्चेंडाइजिंग क्या होता है? अरेंजिंग द प्रोडक्ट नेक्स्ट टू ए कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट जो है एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट के साथ रख देना, वाले इसके साथ ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मिल जाएगा जी। डिस्प्लेइंग प्रोडक्ट इन क्रिस क्रॉस मैनर, जिगजैग मैनर में या क्रिस क्रॉस मैनर में आप प्रोडक्ट को डिस्प्ले करिए। डिस्प्लेइंग प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज टुगेदर, डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट आप एक साथ डिस्प्ले कीजिए। डिस्प्लेइंग प्रोडक्ट नेक्स्ट टू द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, दूसरे के प्रोडक्ट के सामने आप अपना प्रोडक्ट रख दीजिए। ठीक है। क्रॉस मर्चेंडाइजिंग एक्चुअली में यही होता है कि आप दूसरे अपने कंपटीटर के प्रोडक्ट के सामने अपना प्रोडक्ट रख दें, देखने के लिए कि भी हमारा प्रोडक्ट से अगर बेटर है तो हम उसके सामने रखें कि हमारे ये प्लस पॉइंट्स हैं, तो आप इसको परचेज कीजिए। ठीक है जी। इस तरह से हम लोग क्रॉस मर्चेंडाइजिंग कर सकते हैं। ओके। ओके, इससे अगला क्या है? आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट सेगमेंट्स ऑफ दीज एग्जांपल्स, डिओड्रेंट्स, कॉस्मेटिक, परफ्यूम्स, बाथिंग सोप्स, शैम्पूज। ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट है किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? अब ये तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा अभी, ये तो बहुत मजेदार और आसान सवाल है। ठीक है, कौन जवाब देगा इसका? श्वेता, आप दोगे जवाब? श्वेता सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। हाँ जी। इसका क्या आंसर आएगा? ये जो प्रोडक्ट है, जैसे एग्जांपल डिओड्रेंट हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, परफ्यूम हो गया, बाथिंग सोप, शैम्पू, ये किस तरह के हैं? पर्सनल केयर है, ओरल केयर है, हाउस होल्ड केयर है, स्किन केयर है? सर मुझे कंफ्यूजन है स्किन केयर और पर्सनल केयर के बीच में। आई थिंक ये स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं। नहीं, ये पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है सारे। पर्सनल केयर में। हाँ, ओके। क्योंकि आप ये देखिए, शैम्पू तो स्किन केयर के लिए नहीं है, वो तो बालों के लिए है ना। हाँ जी। बाथिंग सोप है, परफ्यूम्स है, कॉस्मेटिक है, ये सारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। तो ये किस ओके। कैटेगरी में फॉल करते हैं, इस तरह से बाकी भी चीजें पूछ सकते हैं वो। तो आपको ये ध्यान में रखना है जब पढ़ रहे हैं, तो कौन से सेगमेंट में ये प्रोडक्ट्स फॉल करते हैं। अगर टूथपेस्ट होता, ठीक है, ओरल माउथ वॉश होता, ठीक है, हाँ जी। पतंजलि का मंजन होता, तो वो ओरल केयर में आ जाता है। ठीक है। ओके सर। उसके हाँ, उसके आगे चलते हैं अभी। क्वांटिटी ऑफ स्टॉक्स, बाकी लोगों ने एक्चुअली में ना, जैसे एक 7E94 उन्होंने नाम ही नहीं लिखा, ओप्पो A5 है, नाम ही नहीं लिखा, पता ही नहीं चल रहा है यार कौन है ऑनलाइन। तो आप उसका नाम अपना जरूर वहाँ पे डालिए कि हम मालूम तो चले कौन कौन है। हम ऐसे कॉल कैसे करेंगे? ओप्पो बताओ सवाल का जवाब, ऐसे बोलेंगे? चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वांटिटी ऑफ स्टॉक रिक्वायर्ड इन एन आउटलेट टू टेक केयर ऑफ द डिमांड बिटवीन द प्रीवियस विजिट एंड नेक्स्ट विजिट विदाउट लॉस ऑफ सेल इज कॉल्ड एज। तो एक स्टॉक जो कितना रिक्वायर्ड है, अपना क्वांटिटी स्टॉक रिक्वायर्ड इन आउटलेट, आउटलेट पे कितना स्टॉक रिक्वायर्ड है, ठीक है, डिमांड और सप्लाई के बीच में, कि प्रीवियस विजिट आपने जब किया और नेक्स्ट विजिट जब करेंगे उसके बीच में इतना सामान वो वहां पे रहना चाहिए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक, मिनिमम सेल विद इन अ मंथ, मैक्सिमम सेल मिनिमम इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक्स, वो रहेगा मिनिमम इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक। ठीक है जी, कि आपका कम से कम इतना सामान तो स्टोर पे रहना चाहिए,
तब आपका इस विजिट से नेक्स्ट विजिट तक का जो है सामान खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो आपने ये चीज को बोला मिनिमम इन्वेंटरी स्टॉक। एज पर द गोल्डन ट्राइंगल रूल ऑफ मर्चेंडाइजिंग, which of the following is one of 3 hotspots which can be used for product positioning in an outlet? ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट को पोजीशन करने के लिए आउटलेट में 3 हॉटस्पॉट कौन से होते हैं? ये तो जितने बंदे रिटेल शोरूम्स में काम कर रहे हैं सबको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है ये, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप प्रोडक्ट को कौन सी चीज को कहाँ हॉटस्पॉट पे प्लेस करेंगे। कौन से ऐसे 3 हॉटस्पॉट हैं जहाँ पे आप प्रोडक्ट को रखेंगे तो फटाफट बिकेगा? एक, नियर द कैश काउंटर, हाँ बिल्कुल रखे होते हैं, वहाँ बहुत सारी चीजें रखी होती हैं, ठीक है, जो नहीं भी खरीदी हो तो भी खरीद लेते हैं, मैं भी ले लिए थे परफ्यूम्स, है ना। एट द एंट्रेंस ऑफ द आउटलेट, आउटलेट के एंट्रेंस पे, हाँ वहाँ पे भी रख सकते हैं। एट द एग्जिट ऑफ आउटलेट, हाँ वहाँ पे भी रख सकते हैं। हाईएस्ट ट्रैफिक एरिया, वहाँ पे भी रख सकते हैं वैसे तो, है ना। इसमें से सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा है? वैसे एग्जिट पे नहीं रखेंगे, एट द एग्जिट पे आउटलेट पे क्यों रखेंगे? बंदा बिल बना के एग्जिट पे जा रहा है तो वो क्या करेगा? वहां से तो सामान खरीदेगा नहीं। तो ए बी एंड डी है क्या इसमें कहीं पे? हाँ ये रहा आंसर, ठीक है जी। इस तरह से अपने को अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है इसके अंदर। जो आपने देख लिया, अगर मेरे को जैसा एग्जिट पे लग रहा है, ठीक है यार, एग्जिट पे भी अगर जा रहा है बंदा तो वहां से भी समझ में आया तो ले सकता है। लेकिन हाँ, जब मैंने चारों ऑप्शन पढ़ लिए तो मुझे लगा नहीं एग्जिट पे क्यों लेगा, वो तो घर जा रहा है वापिस सब अपने सामान खरीद के, फिर थोड़ी वापिस जाएगा कैश काउंटर के पास। तो ए बी एंड डी जो है अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, ठीक है। इस तरह से आपने देख लेना है कि कौन सा आंसर उसमें आपका अप्रोप्रिएट बैठता है, ठीक है जी। ओके, ये डबल डबल ऑप्शन वाले क्वेश्चन है ना, ए बी सी डी वाले नीचे, और नीचे फिर 3 सिलेक्ट करो, ये वाले काफी आते हैं क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूज करते हैं कैंडिडेट को, है ना। तो आपने ये वाले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझ के पढ़ना है। विच ऑफ दीज कैन बी अ वैल्यू एड टू योर प्रोडक्ट नॉलेज? इनमें से कौन सी चीज जो आपके प्रोडक्ट नॉलेज को वैल्यू ऐड करेगी? प्रोडक्ट ब्रोशर एंड कैटलॉग, प्रोडक्ट के ब्रोशर एंड कैटलॉग, हाँ बढ़ाएंगे। फीडबैक फॉर कस्टमर, बिल्कुल बढ़ाएंगे। कंपटीटर इन्फॉर्मेशन, कंपटीटर का इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो उसके प्रोडक्ट के बारे में बढ़ेगा। ट्रेड एंड इंडस्ट्री पब्लिकेशन, ट्रेड एंड इंडस्ट्री पब्लिकेशन बिल्कुल बढ़ाएगा, ठीक है। तो ए बी एंड डी, ए बी एंड डी है, हाँ ये वाला है, ठीक है। तो ए बी एंड डी जो है वो एप्रोप्रिएट आंसर है इसके लिए, ठीक है जी। तो कंपटीटर इंफॉर्मेशन जो है वो गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द राइट वे फॉर यूजिंग सेल्स एनालिसिस टू हेल्प यू टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी? इनमें से कौन सा सबसे सही तरीका है सेल्स एनालिसिस का जो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। बाय आइडेंटिफाइंग एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ प्रमोशन एंड ऑफर्स टू बूस्ट सेल, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये एडवांटेज, ये प्रमोशन हम करेंगे, ये ऑफर्स रखेंगे तो हमारा सेल्स बूस्ट होगा, हाँ जी कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी, ठीक है। बाय आइडेंटिफाइंग की लर्निंग्स एंड फोकस ऑन द राइट एरियाज टू इम्प्रूव, आपने देखना है कि कौन कौन सी चीजें जो है इसमें इम्प्रूव करने वाली हैं, कौन कौन से की एरियाज है जहाँ पे अपने को काम करना पड़ेगा। बाय मेजरिंग अमाउंट ऑफ सेल्स योर कलीग्स आर डूइंग एंड compete with them, कि आपके कलीग्स कितना कर रहे हैं उसके कंपटीशन करो, वो तो ऑलरेडी चल ही रहा होता है। बाय एनालाइजिंग द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इन कम्पिटिटिव ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स, आप आइडेंटिफाई एनालाइज कीजिए कि इनके एरिया कंपटीटर का एरिया इम्प्रूवमेंट क्या है, उससे तो कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है इसमें? ओके, बाय आइडेंटिफाइंग की लर्निंग एंड फोकस ऑन द राइट एरियाज टू इम्प्रूव, अगर आप जो एरियाज जिनको आपको इम्प्रूव करना है इम्प्रूवमेंट करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, ठीक है जी। ये है करेक्ट आंसर इसका। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, और सिर्फ 5-10 मिनट खींचेंगे हम लोग, ठीक है, और उसके बाद आज की छुट्टी कर देंगे। और ये वाला जो है ना क्वेश्चन बैंक, ये भी मैं एक बार शेयर कर दूंगा आपका ग्रुप के अंदर, ठीक है। आप इनको दिन में जब आपको फ्री टाइम मिलता है ना तो 2-3 दिन यार इस पे टाइम लगा लो सब लोग, और ये सारे क्वेश्चंस को रिपीट कर लो, आंसर्स देखो कैसे देने हैं, इसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे, सीधा मान के चलो। ये रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उन्हीं का बनाया हुआ क्वेश्चन बैंक है। तो
इसके साथ इसके अंदर से ही सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये उन्होंने रिसेंटली ही अपडेट किया है कोरोना टाइम के अंदर ही, कि जब ऑनलाइन एग्जाम होने शुरू हुए हैं तो जो भी क्वेश्चंस आपके मोबाइल पे एग्जाम होगा, जो क्वेश्चन आएंगे इसके साथ मिलते जुलते आएंगे। ठीक है जी, तो हम आगे चलते हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प द सेल्स पर्सन टू अचीव सेल्स टारगेट? ऑफरिंग डिस्काउंट, improving close rate, raising the price, putting competitor down। डिस्काउंट ऑफर करके, इम्प्रूविंग क्लोज रेट, आपका जो रेटिंग है उसको आप बढ़ाइए, ठीक है, प्राइस बढ़ा के, या पुटिंग कंपटीटर को डाउन करके। नहीं, आपका क्लोज रेट बढ़ाने से ये होगा, ठीक है। क्योंकि डिस्काउंट तो कंपनी देगी तो ही आप दे सकते हो ना, ठीक है जी। नेक्स्ट है, डैश आर द हार्ट ऑफ एन सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड टारगेट सेटिंग। इसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस मेजरमेंट और टारगेट सेटिंग के अंदर? सेल्स टारगेट एंड मैट्रिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है, तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं या ऐसे कुछ वैल्यूज होते हैं जिनको देखने से आपको मालूम चल जाएगा कि ये जो हमारा सेल्स टारगेट है, ठीक है, कितना होना चाहिए। ये उनको बोलते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो इससे अपने को मालूम चल जाएगा कि उसको क्या टारगेट रखना चाहिए अपने को और क्या परफॉर्मेंस मेजरमेंट होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए बहुत है मेरे हिसाब से, है ना। और अभी हम क्लोज करते हैं। तो इसका बाकी का जो है एक बार आप ये फाइल में शेयर कर दूंगा आपको, और इसको आप सारे एक बार देखिएगा खोल के। और पीडीएफ है तो मोबाइल पे आराम से खोल के आप देख सकते हैं, आंसर्स दे सकते हैं। और बाकी वीडियो भी मैं डाल दूंगा। और कल फिर कोशिश करेंगे वही 8:30 बजे हम लोग आ जाएंगे और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 2-3 दिन है और उसको आप अच्छे से कर लेंगे तैयारी सारी। ओके।